रुबिका आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? ठीक चल रही है सर। गुड। एक बार स्विच वाले प्रॉब्लम करा दो। स्विच वाले प्रॉब्लम मतलब? जैसे एक सर्किट बनाओ व्हीटस्टोन क्वेश्चन जैसा। बुकलेट में क्वेश्चन है क्या? नहीं मतलब आपने भेजा था, पहले भेजा था, जैसे होम असाइनमेंट में भी था। कितना करंट ऊपर जाएगा कितना करंट नीचे जाएगा वाला? वो तो हो जाते हैं, बीच में स्विच दे रखा होता है सर्किट के, फिर कहते उसको क्लोज कर दिया। तो स्विच क्लोज करने के बाद ही तो होता है वो सब कुछ। लेकिन वो तो सर्किट के बाहर था ना, अब तो बीच में है। भाई साहब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं। मान लो ये आपका 6 ओम है, ध्यान से देखना। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ये देखो, मान लो ये आपको 6 ओम दिया है, ये आपको 3 ओम दिया है, बड़े ध्यान से देखना ठीक है। और ये आपको दिया है भाई साहब, कितना दिया है? 6 और 3 का रिलेशन मुझे पता है, और 72 का मुझे पता होता है। 12 और 6, ये 12 ओम, ये 6 ओम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हेलो, हाँ जी ठीक है। ये ऐसे करके स्विच दिया होगा। वो कहता है कि जब मैं स्विच को प्लग कर दूंगा तो बताओ करंट ए से बी में जाएगी या बी से ए में जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चंस तो पूछना चाह रहा होगा। हाँ मतलब इसके टाइप्स ही थे एक बहुत काम सारे। कर, अपने मन से इसको वी वोल्ट ले ले। इसको कितना ले ले? वी वोल्ट। वी वोल्ट ले ले। अगर इसको वी वोल्ट ले लेता है, मैंने तुझे बताया था, मैं स्विच को यानी कि स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये सर्किट कैसा बन जाता है भाई साहब? आरजू, पोटेंशियल सेम होने से जुड़ जाएंगे पॉइंट। आरजू बताया था मैंने आपको, ये सर्किट ऐसा बन जाता है बेटा। यस सर बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको मैं ऐसे करके स्विच कर देता हूँ। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नहीं है। अब एक बात बताओ, ये 6 ओम बच्चों, ये 3 ओम, ये 12 ओम, ये कितना बेटा? 6 ओम। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, 2 ओम 2 ओम। क्या? और 12 6 72 अपन, और ये 4 ओम हो गया। क्लियर? ठीक है। फिर दोनों सीरीज में मिला के कितना हो गया? 6 ओम। 6 ओम। ये है मेरा वी वोल्टेज। तो भाई साहब करंट कितनी हो गई? V अपॉन, वी बाई 6। तो यहाँ पे कितना ड्रॉप आ गया? V बाई 3। 6 इंटू 2 वी बाई 3। और यहाँ पे कितना ड्रॉप आ गया? 2 वी बाई 3। 2V बाई 3 आ गया। ठीक हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे करंट निकाल लो। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? V अपॉन R, यानी कि V अपॉन 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? V अपॉन 9। यस की नो? या एक काम कर, V की वैल्यू ले लूँ तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ले लो 6 वोल्ट ले लो या 2 वोल्ट जो मर्जी। कितना ले लूँ? 6 वोल्ट ले लूँ। चलो V अगर 6 वोल्ट होता ले तो लो। करंट 1 एम्पियर। और यार 6 वोल्ट तूने कम ले लिया, 36 वोल्ट ले ले। 6 एम्पियर आ जाती, कितनी आ जाती? 6 एम्पियर। और यहाँ पे मेरा कितना आ जाता? यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता भाई साहब बताओ? 6 एम्पियर करंट है तो नहीं, 18 वोल्ट। यहाँ पे 18 वोल्ट आ जाता। और यहाँ पे कितना आ जाता बच्चों? ये 4 है, सच को 24, 20 आ जाता। यस की नो? आ जाता। भाई साहब ये कितनी करंट है? 3 एम्पियर। ये कितनी करंट होती? 6 एम्पियर। यहाँ पे कितनी करंट होती? 2 एम्पियर।
यहाँ पे कितनी होती 4 एम्पियर। अब इस करंट को यहाँ पे दिखा दे, ये तेरा 3 एम्पियर भाई साहब, और यहाँ पे कितना बेटा 2 एम्पियर। और ये कुछ गलत नहीं हो गया? वहाँ 12 वोल्ट आएगा जहाँ 18 वोल्ट दे दिया आपने पोटेंशियल ड्रॉप। क्यों? ये 4 है, करंट कितनी है 6 एम्पियर, तो 6 को 24 वोल्ट ही तो होगा। सर इधर 12 आएगा ना। दूसरे वाले में देखो ड्रॉप 12 वोल्ट हाँ, आएगा। यहाँ 18 गलत करते हैं, पहले वाले में यहाँ 12 वोल्ट होना चाहिए था। ये 2 एम्पियर और ये 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। यार अब तो ये क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा हो गया, करंट गई नहीं बीच वाले में, ये तो व्हीट स्टोन बन गया क्या? वो तो बनेगा ही, आपने लिए ही वो रेशो थी। नहीं तो व्हीट स्टोन नहीं बन रहा है ये, गलत कर रहा हूँ क्या मैं कुछ? बन तो क्या व्हीट स्टोन? अरे व्हीट स्टोन ही तो बन गया यार, रेजिस्टेंस होता सर तब बनता ये है ना। व्हीट स्टोन बन गया ना, इसलिए एक काम कर, शिट यार, हटाओ। सर बीच में गैल्वेनिजर तो नहीं है जो आप कहते थे पहले, और रेजिस्टेंस भी तो नहीं है सर। करंट फ्लो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये देखो ये 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, ये वाली करंट पूरी यहाँ चली गई, बीच में करंट गई नहीं। ये तो हमें बाद में पता चला ना, हम पहले तो नहीं कह सकते कि हाँ व्हीट हाँ, स्टोन है। बाद में ही पता चला, बाद में ही पता चला। सिक्स ओम, 3 ओम, 12 ओम, 6 ओम। अब देखते हैं, मैंने इसको ये कर दिया, प्लग कर दिया, तो भाई साहब ये एक सर्किट कैसे बन गया, ये दोनों पैरेलल में 6 और 3 कितना हो गया मेरा 2 ओम, ये 12 और 6 2 कितना हो गया बेटा 4 ओम। 4 अब मैंने वोल्टेज कितनी मान ली यहाँ पे 36 वोल्ट, कितनी मान ली 30 वोल्ट। तो भाई साहब जो आएगी वो कितनी आएगी 36/6, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। तो यहाँ पे अब ड्रॉप कितना हुआ, यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ 12 वोल्ट का, और यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ 24 वोल्ट का। तो यहाँ पे करंट कितनी है 2 एम्पियर, यहाँ पे कितनी है 6 एम्पियर, यहाँ पे कितनी है 4 एम्पियर, और यहाँ पे कितनी है भाई साहब 2 एम्पियर। तो साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ये 4 एम्पियर करंट और यहाँ 2 एम्पियर है, मतलब यहाँ पर से 2 एम्पियर ऊपर को चली गई होगी, ठीक है। सर फिर वहां पर 6 एम्पीयर कैसे हुई? ये 4 एम्पियर है, 6 चक्को 24 होता है। अब देखो 2 एम्पियर ये आई, 2 एम्पियर ये आई, तो यहाँ पे 4 एम्पियर हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। आंसर आ गया? आ गया, ठीक है, अब ठीक है। क्वेश्चंस को ऐसे किया जाए, तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये। आपने एक क्वेश्चन एक कहा था कि वो रोज वाला क्वेश्चन कराओगे, कौन सा वाला? एक रो में कितने सेल होंगे? अच्छा एक क्वेश्चन और था, मैंने तुम लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, वो एक कैपेसिटर वाला क्वेश्चन, कितना चार्ज कब कैसे फ्लो करेगा, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा। उदय वो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन तेरे को भेजा था क्या मैंने? वो व्हीटस्टोन जैसे दिखने वाला अनबैलेंस था शायद। ये या कोई और? कैपेसिटर होता है इसके क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं पेपरों में इस तरीके से। ठीक है, ये V वोल्टेज है भाई साहब, ये है आपका 6 माइक्रोफेरेड, ये है आपका 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और ये आपको दिया था
6 माइक्रोफेरेड, ये आपको दिया था 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। कौन, ये भी कुछ गड़बड़ कैसे हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, C3C 2C और 4C, C3C 2C 4C, ठीक है। याद दिलाना जरा मेरे को। ये कितना है C, ये कितना है 3C, ये कितना था 2C 2C 4C, ये 4। अब वो ये कहता है सर्किट था, अगर ये ऐसा करके लगा होता तो ए से बी चार्ज कैसे जाता, मतलब बी से ए जाता, ए से बी जाता, निकालो। तो इन क्वेश्चंस को करने का भी तरीका बिल्कुल वही है, ठीक है। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लो कि मैंने इसको प्लग कर दिया होता, तो ये सिस्टम कैसे बन चुका होता भाई साहब, उड़ गया होता। अब ये दोनों मिलके कितना हो जाता, ये हो गया 4C, ये कितना हो गया हमारा 6C 6C हो गया। अब यानी कि ये दोनों मिलके कितना हो गया, ऐसे कुछ 24/10 2.4C हो गया, कितना 2.4C, क्लियर है। जी 24/10 2.4C। तो भाई साहब यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो कितना जाएगा 2.4C इंटू V जाएगा। V तो भाई साहब यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉप निकालना होता, यानी कि वो होता Q/C, यानी कि इतना अपॉन 4C, तो ये मेरा आ जाता 0.6V आ जाता, यानी कि 6/10V। और भाई साहब यहाँ पे कितना ड्रॉप होता अपॉन 6, ये होता 4/10V, एम आई राइट। yes sir ठीक हो गया। अब यानी कि हम अलग अलग सब में चार्ज निकाल लेते हैं। ये 6/10V है, तो ऊपर वाले में चार्ज आ गया 6/10CV, इस वाले में कितना आ गया, पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस करते हैं तो चार्ज आ जाता है ना, कितना आ गया ये 18CV/10 आ गया। 10 यहाँ पे कितना आ गया 8CV 8CV/10, यहाँ पे कितना आ गया 16CV 16CV/10। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो भाई साहब इसके पास चार्ज इतना है, और यहाँ पे अगर भाई चार्ज कैसे जाता है, ऐसे करके जाता है, यहाँ से ऐसे करके जाता है। जब चार्ज ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे जब क्यू चार्ज है, भाई मान लो ये मेरा कैपेसिटर है, बड़े ध्यान से देखना कैपेसिटर कैसे फ्लो करता है, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ से क्यू चार्ज आया, तो ये क्यू, ये माइनस क्यू, फिर यहाँ भी क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू। अब यहाँ पे मान लिया दो कैपेसिटर ऐसे करके लगे होते हैं, दो कैपेसिटर ऐसे करके लगे होते हैं। अगर यहाँ को Q1 चार्ज जाता तो यहाँ को कितना जाता बच्चों, Q-Q1, ठीक है। ये वाली प्लेट हो जाती -Q1, ये वाली प्लेट हो जाती -Q-Q1। क्या बात क्लियर है। जी हेलो, वेरी गुड। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ से 6CV/10 आया और यहाँ पे 8CV/10 है, तो यानी कि यहाँ से ऊपर को एक्स्ट्रा और कितना आया होगा 2CV/10 आया होगा, है ना। तो ऊपर को कितना चार्ज आया और किस तरीके से आया पता चला। हाँ जी पता चल गया। नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हारे टेलीग्राम में डाला था शायद, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है।
ये लीप का क्वेश्चन था चैप्टर 2। ये लीप में, हाँ लीप में मिल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। मैंने पूछा था ना आपसे कभी। चल अब कर लेना, ठीक है इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। इसका वैसे देखा जाए तो कैलकुलेशन कितनी आसान है ना, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बता दो कि 2 CV/10 ऊपर कैसे आया था ये? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी अब आ रही है। तो आगे आवाज मेरी? जी। यस ओके नेक्स्ट। CV/10 ऊपर कैसे आया? भाई ये 6 CV/10 है, ये 8 CV/10 है, तो ऊपर को 2 CV/10 आया होगा, तभी तो ये चार्ज और ये चार्ज ऐड होके 8 CV/10 बनाएगा, ओके ओके। ठीक है। जी। गुड। सर अब हाँ बेटा, यहाँ पर Q माइनस Q1 कैसे आया? क्या? वहाँ पर नीचे Q माइनस भाई यहाँ से क्यू चार्ज आ रहा है, जा रहा है क्यू चार्ज। आपको पता है सीरीज में क्यू चार्ज बराबर होता है। अगर Q1 इधर चले गया तो भाई बचा कितना, Q माइनस Q1 नीचे जाएगा ना। हाँ जी ठीक है यार चार्ज और करंट एक ही तरह ट्रीट करो ना बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक काम करो सारे बच्चे ना, लेवल 2 में अगर आप अपना लेवल 2 देखोगे, लेवल 2 में पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 में एक क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको करते हैं जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा है। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल, आपके पास बहुत, और आपको क्या दे रखा है, EMF 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, 0.5 ओम, इज टू बी यूज टू सप्लाई द करंट टू अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस। आपका जो कैपिटल आर एक्सटर्नल दिया वो कितना दिया है, 0.75 ओम, रिक्वायर्ड 24 एम्पियर करंट। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है आई, वो कितनी कर रही है बेटा, 24 एम्पियर करंट। How should be cell arranged so that the power is transmitted to the load using minimum number of cells? आपको मिनिमम नंबर ऑफ सेल लगाने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, मान लो मैंने m सेल्स सीरीज में लगाए। कितने सेल सीरीज में लगाए बच्चों, सेल्स। उसके बाद मैंने ऐसी कितनी रोज बनाई, n रोज बनाई। क्या बनाई, n रोज बनाई। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे भाई साहब कैपिटल आर चिपका दिया, ऐसे करके क्या चिपका दिया, कैपिटल आर। तो एक बात बताओ, अगर एम वाले का देखूं तो मेरा ये एम ई और ये एम आर बन चुका होगा, यस की नो? यस सर। एम ई और एम आर बन चुका होगा, और अभी ऐसे करके क्या बन चुकी होंगी, एन रोज बन चुकी होंगी। क्या बन चुकी होंगी, एन रोज। अगर एन रोज बन गई होंगी तो आपको पता है जो ई इक्विवेलेंट है वो तो उतना ही रहता है, तो सेम रहेगा। जो आर इक्विवेलेंट होता है वो कितना हो जाता है, आर बाय एन, एम आर अपॉन में एन आ जाता है, कम हो जाता है ना आर इक्विवेलेंट। यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे मेरा कैपिटल आर रखा हुआ है,
भाई बहुत कोई दिक्कत ही नहीं। अब करंट बराबर कितना हो जाएगा, इक्वलेंट अपॉन एम आर अपॉन एन प्लस में कैपिटल आर। यस की नो? ये आ गया, वेरी गुड। अब करंट कितनी दे रखी है हमें, 24 एम्पियर। 24 एम्पियर। एम ई कितना दे रखा है 6 अपॉन में एम अपॉन एन, ये कितना दे रखा है, स्मॉल आर कितना दिया हुआ था 0.5 और ये कितना दे रखा है 0.75। 75 अब क्या करें भाई साहब, इससे ये आ गया 4, ये हो गया m अपॉन में m अपॉन n 0.5 प्लस 0.75। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को वैल्यूज पुट करके ये आंसर देखना पड़ेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और जिसके नंबर ऑफ सेल्स मिनिमम आए वो इसका आंसर होगा। आ गया समझ में? ट्रायल मेथड लगेगा मतलब यहाँ पे। अब उदय मैं तुझे बताता हूँ, एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इन्होंने आधा ही लिखा। अगर तुम आरएम की बुक में देखते तो आरएम की बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो करंट है 24 एम्पियर, दिस इज मैक्सिमम करंट। ये क्या है मेरी मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट है। अब तुझे पता है लोड रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम होना, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट का मैक्सिमम होना या पावर का मैक्सिमम होना कब होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर कैपिटल होता है। कैपिटल अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एम आर अपॉन एन बराबर कैपिटल आर। तो यहाँ से अगर मैं एम बाई एन का रेशियो निकाल लेता आर अपॉन एन, तो ये 0.75 था, नीचे कितना था 0.5, तो यहाँ से मेरा m बाई एन का रेशियो आ जाता, ये कितना आ जाता 75/15 50, 25 या 25 दूनी 3/2 आ जाता। अगर इसको मैं यहाँ रख दूं, ये 4 ऐसी रखा, ये m ऐसी रखा, ये 3/, ये 3/4 हो गया, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4, ये हो गया m, ये हो गया 3 3 6/4, 4 ऊपर जाएगा फिर 4 से 4 कट जाएगा। m की वैल्यू देखो मेरे हिसाब से 4 आ गई है, m की वैल्यू अगर 4 आ गई है मेरे भाई साहब, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उनकी वैल्यू 6 नहीं आ रही। m की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, 6 आ रही है, तो वही तो m की वैल्यू आ रही है 6 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। दिस इज द आंसर, यानी कि m सीरीज में लगाना होगा और कितनी रोज होंगी, 4 रोज होंगी। ठीक है, आ गया समझ में? जी यस सर। यानी कि 4 रोज ईच कंटेन 6 सेल। ओके, यस सर। बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस हैं, इतनी आसानी से हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन सब क्वेश्चंस में टाइम लगता है करने में। सर एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। ये 102 पेज पे 32 क्वेश्चन का। चलो देखते हैं, इसको नोट करो पहले। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, ये आपने कैपिटल आर स्मॉल आर की कि एक्सटर्नल सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम होगी अगर इस आर में, तो पावर भी मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम पावर थ्योरम है ना, पढ़ाई थी सर ने। यस सर। मैक्सिमम पावर थ्योरम में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या क्या मैक्सिमम होती है, पावर, या फिर उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वहां पे करंट मैक्सिमम हो। भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर क्या होगी, I² R ही तो होगी ना बेटा। यस सर। ओके, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ध्रुविका नोट कर लिया बेटा? यस सर।
अभी पढ़ रहे हैं, रुको। अच्छे से करना है इसको। सर बेटा अभी हमने सैटरडे संडे को एक रिलेशन नहीं लिखा था करंट चार्ज और टाइम के बीच में, क्या लिखा था? वो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला। हाँ, और हमने हाँ पिछले चैप्टर में एक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी लिखा था हाफ सी वी स्क्वायर वाला। हाँ किसी टाइम टी पे। बता तो सकते हैं, लेकिन अभी उतना अंदर मत घुस। पहले एक बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को प्रॉपर समझ लेना, उसके बाद घुसना उतनी डेप्थ में। अभी उलझ जाएगा नहीं तो। चलो आगे मूव करें, मैग्नेटिज्म ठीक में है। पहुंचो। यस सर। गुड। चलो सारे बच्चे हेडिंग डालो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। भाई साहब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है? लेवल 2 कर लोगे सैटरडे तक? जी सर। यस सर। मैंने Yes, sir. तुम्हें जब तुम्हारा 12th स्टार्ट हुआ था तो तुम्हें बताया था चार्ज के बारे में, कि चार्ज हमारा अगर स्टैटिक होगा, चार्ज अगर हमारा स्टैटिक होगा तो क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना महक? और अगर चार्ज हमारा मोशन में होगा, और फिर मैंने बताया था मोशन में होने के भी दो तरीके हैं भाई साहब। मोशन में एक और एक हो सकता है एक्सीलरेटेड। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या किसी जगह पे शो करेगा। बट अगर एक्सीलरेटेड होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रो वेरी गुड, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? रेडिएट करेगा। बहुत सुंदर, ये चीज मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं ना? यस सर। और ये मेरे ख्याल से एक या दो बार तुम्हारे पेपर में भी आ चुका है। चार्ज के को पहले आगे बढ़ते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म। अब आज से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो क्या है हमारा? मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म? द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ऑफ में आया होगा सर, आपने बड़े अच्छे से इंग्लिश में तो लिख दिया प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। भाई प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है? टू अट्रैक्ट, To repel or attract. आयरन पार्टिकल्स और अट्रैक्ट और रिपल अनदर मैग्नेट। नहीं समझे? दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट कर सकते, इसको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये बात समझ में आई सबको? सर ऐसा क्या होता है कि अट्रैक्ट वो और अभी रिपेल वो करता है? अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी हो जाएगी वहां तक पहुंचने के लिए। वो अभी बहुत जल्दी हो जाएगी। ओके ऐसा सर। क्या होता है?
किस तरीके से होता है, उसके बाद पढ़ेंगे क्यों होता है, ठीक है। ओके ओके सर। आगे मूव करें थोड़ा सा। अब इसके बाद ये जो हमारा मैग्नेटिज्म होता है ना, ये मैग्नेटिज्म कौन कौन शो कर सकता है। मैग्नेटिज्म एक तो हमारा मैग्नेट शो करता है। कौन शो करता है बेटा? मैग्नेट। और Magnet. एक हमारा कौन शो करता है? Solenoid. करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलोनॉइड भी करंट कैरिंग कंडक्टर ही होता है। बात समझ में आई? करंट कैरिंग, देखो मैग्नेटिज्म कौन कौन शो करता है, या तो मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर्स में हमारा क्या आता है, या तो हमारा स्ट्रेट वायर होगा, या हमारा क्या होगा बच्चों, सर कॉम्बिनेशन होगा, या क्या होगा, सर्कुलर और स्ट्रेट का कॉम्बिनेशन होगा। बात समझ में आई? हमें पढ़ना क्या क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। करंट कैरिंग कंडक्टर ही हमें पढ़ना है मेनली इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ जी। और क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर और एक मूविंग चार्ज। अच्छा, अगर कोई चार्ज मूव करता है तो वो भी मैग्नेटिज्म शो कर सकता है। और कौन शो कर सकता है? मूविंग चार्ज भी लिखना है यहाँ पे। कौन? मूविंग चार्ज, यानी कि मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिज्म शो कर सकता है। समझ आ गई बात महक? यस सर, आ गई। वेरी गुड। अब मैं इसी से पढ़ा दूं क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, या मैं लिखूं दोबारा से? सर मूविंग चार्ज को ही तो करंट बोलेंगे ना। मूविंग चार्ज एक तरीके से करंट ही है, बट जब देखो करंट में ना बहुत ढेर सारे चार्ज मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ एक चार्ज को भगाएंगे तो भी हमारा पैदा हो सकता है। ये सिर्फ सिंगल चार्ज की जब मैं बात करूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है सिमरन, गुड। अब हेडिंग डालो मैग्नेट, अपनी नोटबुक में हेडिंग डालो मैग्नेट, जिसको हम बोलते हैं चुंबक। मैग्नेट सबने देखा होगा मेरे ख्याल से, देखा है ना सबने मैग्नेट बेटा? यस सर। हाँ जी। क्या होता है? विच अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, या फिर विच अट्रैक्ट और रिपल अनदर मैग्नेट्स। विच अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, या ऑब्लिक में विच अट्रैक्ट और रिपल अनदर मैग्नेट। ये भी तो कह सकते हैं मैग्नेटिक सर डाइपोल। बिल्कुल। आपने सिर्फ आयरन पार्टिकल क्यों लिखा है? आयरन पार्टिकल प्लास्टिक को थोड़ी अट्रैक्ट कर लेता है बेटा। मतलब सिर्फ मेटल्स में सिर्फ आयरन को थोड़ी करेगा सिर्फ। मतलब एक तरीके से मेटेलिक कॉपर को भी कर लेता है वैसे तो। आयरन पार्टिकल्स की जगह आपको मैग्नेटिक पार्टिकल्स बोलने चाहिए वैसे तो। चलो देखते हैं, अभी रुक जा। ओके सर। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी
हम लोग आगे को बढ़ते हैं। अब हमारे जो मैग्नेट होते हैं ना, वो जनरली बहुत तरीके के मैग्नेट होते हैं। जैसे बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्कूल की लेबोरेटरी में रखा रहता है, दैट्स कॉल्ड बार मैग्नेट। उसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, जिसके यहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा होता है और यहाँ पे क्या लिखा होता है, साउथ पोल। ये बार मैग्नेट। फिर एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट। जैसे हॉर्स जो घोड़ा होता है, घोड़े के जो जूते होते हैं ना, क्या होता है ये हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल बोलते हैं। फिर एक होता है रिंग मैग्नेट। आप लोगों ने वो देखा है जो रेडियो का चुंबक होता था गोल, जो स्पीकर में भी होता है, उनको हम रिंग मैग्नेट या सिलेंड्रिकल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखो ऐसी बिल्कुल। पास लाओगे तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। नॉर्थ साउथ ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन। यानी कि लाइक पोल्स रिपल और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल हो, किसी मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं। जैसे मैं एक मैग्नेट खरीद के लाई मार्केट से, ये नॉर्थ लिखा था, ये साउथ लिखा था, उसने इसको 20 से काट दिया। जैसी महक इसको 20 से काटेगी महक, अभी पता है दो मैग्नेट बन चुके होंगे, ये साउथ ये नॉर्थ। अब ये ऑटोमेटिकली साउथ और ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन चुका होगा। ठीक है बेटा, में समझा जाए तो आप क्या बोलोगे, यूनिपोल नेवर एग्जिस्ट। यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यस यस सर। देखो यूनिपोल नेवर एग्जिस्ट। क्या बेटा, फिर मैग्नेट के बीच में कौन सा पोल होता है, मतलब मैग्नेट के बीच में कोई पोल नहीं होता, मैग्नेट के पोल साइड में होते हैं। उसमें काट डालते हैं फिर वो बन कहा जाता है बिना पोल? वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, वो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि यूनिपोल कभी नहीं हो सकता मैग्नेट में। ओके सर। तो फिर मैग्नेट तो सर एक डाइपोल ही हुआ ना? हाँ, मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे। चार्ज अकेले रह सकता है पर नॉर्थ पोल अकेले नहीं रह सकता। लिख लिया सबने यहाँ तक, इसकी सर जरूरत नहीं है? नहीं, नोट नहीं किया बेटा इतना सही तो है, इसमें कितना टाइम लग रहा है तेरे को, जल्दी जल्दी कर। के पोल बता दो एक बार रिंग मैग्नेट में। रिंग मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये नॉर्थ साउथ ऐसे करके होते हैं। सर हाँ बेटा, सर जो एक हॉर्सशू वाला मैग्नेट होगा उसमें ये तो नॉर्थ ही दिखा रहे हैं ना। अगर सुनो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि इनका फायदा क्या है। बार मैग्नेट को मोड़ के हॉर्सशू मैग्नेट बनाया गया। बार मैग्नेट ही होता है, हॉर्सशू मैग्नेट को मोड़ दिया गया। क्यों मोड़ा गया वो सब अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे आप लोग। अभी बस इसको लिखते चलो, ये थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है सर वो जो नीचे बना हुआ उसमें दो, इसलिए कहाँ पे सर ये रिंग वाला जहाँ लिखा हुआ है देखो, ये एक नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, तो सर जो एक हाफ होता है उसमें ये हॉर्सशू मैग्नेट नहीं है ना, ये रिंग मैग्नेट है। ये अलग तरीके का मैग्नेट है। मैग्नेट्स की बहुत तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। जो रिंग मैग्नेट होता है ना,
इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इन दोनों को नॉर्थ नॉर्थ भी रख सकते हो, यस सर, ठीक है। यस अब हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहाँ गया? हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करता हूँ। जब हम मैग्नेटिक, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वैसे ही अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहती है कि सर अगर हमारा ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है भाई साहब, वो नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है ऐसे करके, और फिर ऐसे करके साउथ पोल में अंदर चली जा रही है। अब यहाँ पे होंगी, ये ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके निकली और ऐसे करके चली गई, फिर अंदर ऐसे करके आ गई। समझ आ रहा है सबको? मतलब सर आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जाती है और इनसाइड साउथ से नॉर्थ आएगी। वेरी गुड। ये आप लोगों ने अपनी क्लास 10th में जब मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा तो वहां पे भी सुना होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैं इसकी डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ये ऐसे होती है और इनसाइड क्या होती है, साउथ टू outside the magnet it is from north to south and inside it is from south to साउथ टू नॉर्थ। north। दूसरा पॉइंट आप देख रहे होगे, नॉर्थ पोल में एट नॉर्थ लाइनें क्या हो रही हैं, एट नॉर्थ। यहाँ पे ना लाइनें ओरिजिनेट नहीं होती हैं, यहाँ पे कोई चीज पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लूप बन रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज लिख लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, लूप तो बनता नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड में लूप नहीं बनता था। नहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप। गुड फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप बनता हुआ दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तीसरा, एट नॉर्थ पोल्स at north pole lines are diverging। नॉर्थ पोल में लाइनें क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। एंड एट साउथ पोल लाइन्स आर कन्वर्जिंग। और ये लूप बना रही है। क्या बना रही है? लूप बना रही है। बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। क्या यहाँ पे ना आप लोग दूसरे पेन से ऐसे करके लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर मेक लूप, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा लूप बनाती है। बहुत सुंदर था, यहाँ तक बढ़िया चल रहा था। 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दीज आर इमेजिनरी लाइंस। दीज आर इमेजिनरी लाइन। ये सब क्या इमेजिनरी लाइंस हैं? एंड tangent of these lines, tangent of shows the this line magnetic field. shows the direction of magnetic field. shows the direction of magnetic field। Yes sir. वेरी गुड। नेक्स्ट 5वां, Never intersect. आ जाओ 5वां। दूसरा, टू लाइन्स never intersect. never intersect each other।
दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं भाई साहब? दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। वेरी गुड। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे क्या मिलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी, जबकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब डायरेक्शन डिफाइन करोगे तो भाई साहब एक ही डायरेक्शन तो डिफाइन करोगे, दो थोड़ी करोगे। क्या ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना आ गया सबको बच्चों? यस वेरी जी गुड। होती हैं यस कुछ। सर। अच्छा और होता है? और अगर हम देखें अब ये 10th वाली बातें हो गई। 10th में आया करता था 10 प्रॉपर्टीज। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट पोल्स, आर डेंसर एट पोल्स। पोल्स पे क्या होती हैं? पोल्स डेंसर होती हैं। डेंसर होने का मतलब उनकी स्ट्रेंथ मोर मैग्नेटिक ज्यादा होती है। डेंसर है मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। चलो अब आगे मूव करते हैं। तो ये तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। अब हुआ क्या ना, यही मैग्नेट की सेम प्रॉपर्टी देखो, एक तो मैग्नेट ने शो करी और किसने शो करी? करंट कैरिंग कंडक्टर। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसने शो करी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमें ये पढ़ना है, अब हमें करंट मेरी कैरिंग आवाज नहीं आ रही है क्या? करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी सी सी। सी सी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। अब भाई डेजी से पूछा गया करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा हो सकता है? डेजी ने कहा सर करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है और हमारा एक सर्कुलर हो सकता है और एक इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलो कॉम्बिनेशन में तो बाद में जाएंगे। अब दूसरा, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की तो कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसकी यूनिट क्या होती है भाई साहब? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। जो इसकी यूनिट है टेस्ला, ये हमारी एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और होती है, डेट्स कॉल्ड गॉस। जो गॉस है हमारी वो क्या है बच्चों? यस CGS यूनिट। सीजीएस यूनिट।
टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन? बराबर 10⁴ गॉस। गॉस इज CGS यूनिट। ये छोटी छोटी चीजें नोट कर रहे हो? सर हाँ बेटा। इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है क्या? सर, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट। वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी, भाई वेक्टर क्वांटिटीज के पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, दूसरा एक डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो भाई साहब मैग्नीट्यूड निकालना किसने सिखाया? एक साइंटिस्ट है बायो सेवर्ट। हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा बायो सेवर्ट में ही है। अभी इसके बाद हमें बायो सेवर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बायो सेवर्ट ने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया, और डायरेक्शन निकालनी हमें किसने सिखाई थी? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल साहब ने सिखाई थी। तो पहले हम लोग जरा मैक्सवेल साहब की कहानी सुन लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। ये W नहीं है, V है। ठीक है, बायो सेवर्ट नो। और डायरेक्शन हमें किसने बताई थी? मैक्सवेल। थंब रूल ने बताई थी। किसने बताई थी? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल पहले हम डायरेक्शन सीख लेते हैं, फिर आराम से मैग्नीट्यूड सीखेंगे। चलो, यहाँ तक क्लियर था। अब डेजी से पूछा गया, डेजी कितने तरीके के वायर होते हैं? डेजी ने कहा सर स्ट्रेट वायर। अब बड़े ध्यान से समझना, होता क्या है जब हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जब हमें डायरेक्शन निकालनी थी तो हमने क्या यूज करा बेटा? डन सर। जब मुझे राइट हैंड थंब रूल यूज करना था तो मैंने राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज किया, बड़े ध्यान से देखना। ये राइट हैंड है, ये अंगूठा है। बात समझ में आई? ये जो अंगूठा है हमारा, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो कर्व्ड फिंगर्स हैं, ये जो कर्व्ड फिंगर्स हैं, ये क्या शो करते हैं हमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्ट्रेट वायर ले लूं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से समझते हैं। अच्छा, दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में। एक रिप्रेजेंटेशन होता है क्रॉस का और एक होता है डॉट का। क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन इनटू द पेपर, जब कोई चीज पेपर के अंदर जा रही हो। क्या? कमिंग आउट फ्रॉम पेपर, कमिंग आउट फ्रॉम पेपर या फिर प्लेन। क्या बात समझ में आई? यस सर। है ना? अब एक मिनट,
अब क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पर से ना करंट नीचे, तो भाई अंगूठा नीचे को रखो। अगर अंगूठा नीचे को रखाओगे तो आपकी उंगलियां कैसे मूव कर रही होंगी? इस डायरेक्शन में कर रही है ना? यस सर। क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। कौन सा थंब रूल? राइट हैंड। अगर करंट ऊपर को आ रही होगी, अब अंगूठा ऊपर को रखो, तो देखो जो आपकी उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉक आ रही होंगी। कैसी आ रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये चीज सबको समझ आ रहा है? यस सर। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे। अब बताओ, अगर करंट ऐसे है, आप अगर देखोगे तो देखोगे कि बोर्ड के पीछे से ये मेरा डॉटेड जो पोर्शन है ये आगे करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आ रहा होगा। यस की नो? यस सर। यस सर। और भाई साहब इसमें क्या होगा? इसमें ये ऐसे और ऐसे करके आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी आ गई सबको? यस सर। राइट हैंड थंब रूल यूज करना आ गया सबको? यस सर। केशव भारद्वाज यूज करना आया बेटा? यस सर। गुड। अब हम लोग सर्कुलर वायर लेते हैं। चलो ये तो हमारा स्ट्रेट वायर था डायरेक्शन निकालने के लिए। अब मैंने आपसे कहा अगर मेरा सर्कुलर वायर होता, क्या होता? सर्कुलर वायर सेक्शन करती। आज तारीख कितनी है बच्चों? 29। अब अगर हमारा सर्कुलर वायर सेक्शन होता, अब सर्कुलर वायर सेक्शन में बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान लगा के इस चीज को समझना है। ठीक है, पहले सब समझ लेना मैं कैसे समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपना ध्यान, अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है, ये दो सर्कुलर सेक्शन है। माना पहले वाले सेक्शन में मैं तुमसे कहता करंट ऐसे है, ये ऐसे करके कौन फ्लो कर रही है बेटा? करंट। करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो भाई साहब अंगूठा जो है ना करंट के ऊपर रख दो। करंट के ऊपर कैसे रखोगे? अंगूठे की डायरेक्शन करंट की तरफ जाते हुए हो। देखोगे कि लूप के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ दिख रहा है ना? सर बाहर से अंदर आ रहा है। बाहर से अंदर जाता हुआ, तो ये क्रॉस ही बनाऊंगा। और अगर लूप के बाहर देखेगा, कहाँ देखेगा? लूप के बाहर, तो अंदर से बाहर आता हुआ दिखेगा। दिख रहा है अंदर से बाहर आता हुआ? यस सर, अंदर से नीचे साइड से बाहर आएगा। यानी कि लूप के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है तो लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होगा। अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होती, ठीक है, ये आई होता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसे करते, अंगूठा रखते, तो मुझे दिख रहा है कि लूप के अंदर कहाँ को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड? बाहर को आ रहा है। और लूप के बाहर ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि वो अंदर को हो जाएगा। और डायरेक्शन देखो थंब रूल से। भाई किसको समझ नहीं आया अभी भी वो पूछो। ये दोबारा बता दो। महक अपना अंगूठा जो है, राइट हैंड का अंगूठा डायरेक्शन पे रखो। राइट हैंड का अंगूठा डायरेक्शन पे रखोगे तो लूप के बाहर देखोगे तो करंट का हमारी जो नाखून है उंगलियों के वो नीचे को है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। और लूप के अंदर कहाँ को आ रहा है? ऊपर को। ठीक है, यस यस। ये सर्कुलर सेक्शन फील हो गया?
आपकी सर वॉइस क्रैक हो रही है। मैं कह रहा हूँ सर्कुलर सेक्शन यस सर। यस। एक मिनट रुकना जरा। हेलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो फिंगर्स के कारण निकल के आ गया, सर्कुलर सेक्शन भी निकल के आ गया। डायरेक्शन निकालनी आ गई सबको? डायरेक्शन निकालनी आ गई बच्चों? यस यस सर। सर। गुड। अब हेडिंग डालो कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ पे आ गया सर? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो वो जो आपको हेल्प करी वो किसने करी? बायो सेवर्ट ने। यानी कि अब हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं किसका? बायो सेवर्ट लॉ। हेडिंग डालो सारे बच्चे, बायो सेवर्ट लॉ। अब बायो सेवर्ट लॉ ने करा क्या पहले तो मुझे बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं फालतू में। बायो सेवर्ट लॉ ने हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया। क्या निकालना सिखाया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट। अब बड़े ध्यान से देखना, ये हमारा कोई वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। क्या करंट फ्लो हो रही है बेटा? आई करंट। अब आरजू ने क्या करा, इसका एक बहुत छोटा सा सेक्शन ले लिया। ये क्या है? डीएल। डीएल मतलब स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, बहुत स्मॉल एलिमेंट है। अब महक ने मुझसे पूछा इस पी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो जिसका डीएल के साथ जो एंगल है ये थीटा एंगल है, और ये जो है मेरा ये आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर। यानी कि डीएल, ये तो लेंथ हो गई डीएल स्मॉल एलिमेंट, ये आर क्या हो गया एक तरीके से? डिस्टेंस बिटवीन। यानी किसके माइक से प्रॉब्लम हो रही है? पॉइंट पी एन डीएल। एंड व्हाट इज दिस थीटा? डीएल एंड आर। अब आप कहोगे सर ये डीएल जो है ना, ये डीएल की डायरेक्शन कौन डिफाइन कर रहा है? तो एक चीज याद कर लो, डीएल डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय करंट। डीएल की डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है? करंट। जो डीएल की डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है? करंट। यानी कि डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। समझ में आ गई? यस सर। अब बायो सेवर्ट साहब ने कहा इस पी पॉइंट पे भाई साहब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल, दूसरा उन्होंने प्रैक्टिकली देखा प्रोपोर्शनल टू करंट, फिर प्रैक्टिकली देखा प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, फिर प्रैक्टिकली और देखा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ। यानी कि हमारा जो बायो सेवर्ट लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जैसे कि कुलाम्स लॉ फॉलो कर रहा था। समझ में आ गई बात में?
बिल्कुल समझ आ गई महक से। यस अब सर। महक ने कहा सर अगर इन सब चारों को सेम रख और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट उतरता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट उतर गया, क्या उतर गया बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट उतर गया, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यस सर। अगर मैं ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट देखता, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, सॉरी इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। और भाई साहब इसकी यूनिट कितनी होती है? अगर यूनिट देखता तो ये आता टेस्ला, टेस्ला के एम्पियर, और नीचे आता आपका टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट हो जाती है इसकी। यस की नो? यस सर। यस सर। अब ये है बायो सेवर्ट का लॉ। अब आप कहोगे सर ये वैल्यूज कहाँ से आई? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। ये कैसी वैल्यूज हैं? सर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आ गई। अभी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी सब समझ में आएगा। का मतलब पूछ रही थी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है परमिटिविटी, आप कितना परमिट कर रहे हो, आप कितना परमिट कर रहे हो। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं, हम लोग रोज उनके घर चले जाते हैं, है ना। जैसे आप रोज जिया के घर चले जाते होगे शाम को घूमने, क्योंकि जिया आपको परमिट करती है कि चलो आ जाओ घर में खेलेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परमिट नहीं करते, कहते नहीं यार रोज रोज मत आ मेरे घर, एक हफ्ते में एक दिन ठीक है। तो अब समझ में आ रहे हो, पर अब फील कर पा रहे हो परमिटिविटी या परमिएबिलिटी का क्या मतलब है? यस सर। अब क्योंकि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ये तो मेरा वेक्टर वेक्टर, अब इसका डाउनवर्ड आ रही है, आ रही है। हेलो हेलो। सर दोबारा से बताना आपकी आपने क्या आवाज कट रही है। अभी आपकी आवाज कट मैं कह रहा हूँ इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन देखो, पी पॉइंट पे डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है ना। ठीक है, हाँ जी। वेरी गुड। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर ये बताना कि डाउनवर्ड कैसे है, आपने लगाया ये सिंबल? राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ बेटा। सर ये अपनी मर्जी से लगाया आपने यहाँ पे सिंबल, ये पूछ रही हूँ। राइट हैंड
हेलो हेलो, यस सर। आ गया समझ में? यस सर आ गया। वेरी गुड। अब हम आगे को बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिखो वेक्टर फॉर्म। भाई साहब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे हमें कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पता था, वैसे ही वेक्टर फॉर्म ऑफ किसका पता होना चाहिए? बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ का पता होना चाहिए। अब बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे पता चलेगा भाई साहब, एक बात बताओ। ये आपने डीएल चूज करा, ठीक है, ये आपकी आर दूरी हो गई, ये आपका एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये हो गया पॉइंट पी। तो मुझे एक बात बताओ, करंट की डायरेक्शन हो गई ऊपर को आई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी नीचे को, ये हम निकाल चुके थे। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखना ध्यान से, मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस आर का यूनिट कैप अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी डीएल वेक्टर क्रॉस आर यूनिट कैप इनटू आर स्क्वायर, ये है इसका वेक्टर फॉर्म। ये क्या है बच्चों? इसको वेक्टर सर आर क्यूब ही आएगा नीचे। वेक्टर फॉर्म। मैंने आर का यूनिट वेक्टर लिया है, अगर आर वेक्टर ले लेता, ठीक मैं है जैसा कि सर। आप बोल रहे हो चाहिए, आपको यूनिट वेक्टर ना लेके प्योर वेक्टर लेना पड़ता है। ये लो, वेक्टर लेना होता है। अब नीचे क्या आ जाता, आर वेक्टर के मॉड्यूलस का क्यूब। क्या ये बात समझ आई? यस सर। अब आप कहोगे सर डीएल की डायरेक्शन कौन डिफाइन करेगा, तो डीएल की डायरेक्शन कौन डिफाइन करेगा? करंट। डिफाइन डायरेक्शन में ही डीएल की डायरेक्शन होगी। अब भाई साहब यहाँ पे जरा डीएल क्रॉस आर करो एक बार। अब ध्यान से देखो, डीएल मेरा ऐसे करके है, ये डीएल है, ये मेरा आर है। अच्छा, जो आर वेक्टर होगा वो हमेशा डीएल से बाहर की तरफ होगा, ये भी लिख लो। आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी? फ्रॉम वायर टुवर्ड द पॉइंट, वायर से टुवर्ड्स द पॉइंट होगी। क्या बात समझ आ गई? हेलो। यस Yes, अब sir. ये हमारा डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। डायरेक्शन देखो तो डीएल क्रॉस आर आता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। भाई क्रॉस प्रोडक्ट आता है सबको? यस सर। या भूल गए? राइट हैंड थंब रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे तो डीएल क्रॉस आर, ये आ जाएगा डीएल आर साइन थीटा भी आ जाएगा भाई साहब। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी देखो, डाउनवर्ड। आ रही है पी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन? यस सर। यस की नो? यस सर हाँ बेटा। प्लीज ये वेक्टर फॉर्म दोबारा से बता दो सर। क्या? सर ये वेक्टर फॉर्म दोबारा से बता दो। ये वेक्टर फॉर्म ऐसे करके लिखा मैंने, ये आपको लिखना आया? मैंने ये वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है इसका। डीएल और आर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी होती। फिर डीएल क्रॉस आर मैंने आपको यहाँ पे नहीं कहूँगा, इसके खूब ढेर सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले इसको नोट करो वेक्टर फॉर्म को।
आ गया समझ में यहाँ तक? हेलो, यस सर, बट 1 मिनट वेट करो, नोट करना है। 1 मिनट। सर थोड़े से ऊपर करना। आ गया समझ में? भाई साहब क्लियर है सबको? यस सर। जो होती है मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगेगी वहाँ पे, जो लगेगी मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगेगी वहाँ पे आप वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो वायर है इस पे भी लगेगी। रुक जा, अभी समझ में आएगा, रुक। अब जैसे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, वेक्टर फॉर्म को लिखने का तमीज सीखते हैं। जैसे मान लो महक ने क्या करा, बड़े ध्यान से समझना। महक ने जिसका ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक वायर है जिसका डीएल सेक्शन कहाँ पे रखा हुआ है महक? ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन से ये एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए थे एक्स वाई कॉमा जेड। तो भाई साहब इसका जो पोजीशन वेक्टर लोगे आप हमेशा वायर से पॉइंट की तरफ, तो बाहर की तरफ लेते ना। यस सर। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन करके, ठीक है, तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को हो जाती है बेटा? नीचे को। इनवर्ड। ठीक है, और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होता तो आप कैसे लिखते मुझे बताओ? सर डीबी बराबर ये हो जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर वेक्टर का क्यू। क्या ये बात सबको समझ आई? गुड। यस करें जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाता आई। अच्छा, आर वेक्टर का क्यूब कितना होता? ये हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट सर। सही है सर। वेरी गुड। अब डीएल ऐसे ही लिखते अगेन। भाई साहब आर वेक्टर क्या हो जाता? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, यस सर। बड़े ध्यान से देखना डेजी, क्या सर सही कह रहे हैं? समझ आया सबको वेक्टर फॉर्म लिखना? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा धीरे धीरे। आरजू सर हमें ये नहीं समझ में, आपने डीएल के ऊपर करंट, डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन डिफाइन करेगा ना। डीएल की डायरेक्शन जो है वो करंट से पता चलेगी बेटा, बोल तो रहा हूं मैं। ठीक है, यस सर।
नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, आर वेक्टर उधर को, ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या सॉरी कोऑर्डिनेट रख देते हैं। अब एक बात बताओ, जो पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में आपको चाहिए था, जो एक्चुअली आपको नीड होती है, वो तो आपको ऐसे करके चाहिए होता है ना, आपको तो ऐसे करके चाहिए होता है ना बेटा, ये माइनस आर वेक्टर हो जाएगा, यस कि नो? अब जो dB आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस माइनस आर वेक्टर हो जाएगा। ये माइनस आर वेक्टर क्यों हुआ, सबको समझ आया? यस सर। तो आर का खेल समझ पा रहे हो? आर हमेशा कैसे लेते हैं, फ्रॉम वायर टुवर्ड्स द एप्लीकेशन। समझ आ गई सबको बात? यस सर। यस सर। ओके, तो वेक्टर फॉर्म लिखना आई है सबको? लिखना आ गया? यस सर। यस सर। चलो आगे मूव करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहती है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, ये है आज का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक टॉपिक। ठीक है, ये क्या कहता है कि मान लो आपके पास एक फाइनाइट वायर रखा हो, ये आपके पास एक फाइनाइट वायर है, ठीक है, इसमें करंट हमारी ऊपर को फ्लो कर रही है, आई करंट, यहाँ पे एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी। हेडिंग समझ में आ गई सबको? मैं है ध्रुविका? यस सर। ध्रुविका? यस सर। अब देखो, ध्रुविका ने एक डीएल एलिमेंट ले लिया। ध्रुविका ने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे डीएल। जब ध्रुविका ने एक डीएल एलिमेंट लिया तो ध्रुविका ने कहा सर मैं तो तुरंत यहाँ से जो है एक ऐसे करके लाइन भी सीधी नहीं है, ध्रुविका ने क्या करा, आर वेक्टर बना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी? यहाँ से बड़े आराम से देखना। अब ध्रुविका यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ लगाओ। अब जब ध्रुविका यहाँ पे बायो-सेवर्ट, यार ये ना कलर दोबारा व्हाइट करना पड़ता है, मजा नहीं आ रहा।
अब ध्रुविका से कहा गया निकालो, तो ध्रुविका ने कहा सर ये हो गया डीएल। बड़े ध्यान से देखना ध्रुविका, ये एंगल आपका कितना हो गया बेटा? थीटा। थीटा। और ये दूरी कितनी हो गई ध्रुविका? आर। तो ध्रुविका ने जो यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला कर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो निकाला ना ध्रुविका? यस सर। अब ध्रुविका ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, जैसे जैसे आप डीएल ऊपर को जाते रहोगे आपका आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स, डीएल, थीटा और आर। ये 3 वेरिएबल्स है ना बेटा? हेलो। यस सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये वेरिएबल्स कम करने पड़ेंगे। अब ये वेरिएबल्स कैसे कम करें? मैंने क्या करा भाई, इन वेरिएबल्स, भाई मुझे इंटीग्रेट करना है तो 3 वेरिएबल से थोड़ी करूंगा, एक ही वेरिएबल को तो इंटीग्रेट करूंगा एक बार में। ड्रॉ कर ली, ये लाइन दिख रही है सबको? ठीक है। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको एंगल को मैंने ले लिया डी फाई और इस एंगल को मैंने ले लिया फाई। बड़े ध्यान से देखना, इस एंगल को फाई और ये एंगल कितना ले लिया मैंने? डी फाई। और फिर यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये है मेरा डीएल, ये है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ये एंगल दिया है थीटा और ये एंगल कितना है बच्चों? डी फाई, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है? फाई, ठीक है। अब इस दूरी को मैंने ए ले लिया। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा मैंने बताया था कि जो ये ए है ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। व्हाट इज दिस ए? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस पॉइंट पी टू वायर। अर्जुन दिखाई दे रहा है? यस सर। अब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ये पी पॉइंट है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर आप ट्रायंगल पी बी सी में देखते हो तो ये जो डी फाई है ये बहुत स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन आर्क रेडियस पी बी। ध्यान से देखो, आर्क आर्क रेडियस, क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है? ध्यान से देखना। यस सर। गुड। तो यहाँ से बेटा मेरा बीसी कितना आ गया? सर आपका बीसी आ गया है पीबी डी फाई, आ चुका है? वेरी गुड। अब एक बार मैंने लिया ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं आपसे कहता साइन थीटा कितना होता तो आप मुझसे कहते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता ना डीएल। तो देखो डीएल साइन थीटा बराबर कितना है? बीसी। अरे वाह, ये क्या, देखो ऊपर जो डीएल साइन थीटा था एक साथ पूरा हट गया, बीसी आ गया। फिर मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं ओ, ट्रायंगल पीओबी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा कॉस फाई बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन ये हो गया पी बी। तो भाई बी ए अपॉन कॉस फाई आ गया। यस सर। कॉस फाई बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ सही किया मैंने, गलत तुम लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। ठीक है चलो, गुड। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये जो हमने 3 ट्रायंगल की मदद से निकाला है,
कितना था देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में क्या था बच्चों, आर स्क्वायर। अच्छा ये आर जो है ये पीबी तो है, ये जो पीबी है ये कहीं ना कहीं हमारा आर ही तो है ना बेटा। हेलो, यस सर। गुड। तो सबसे पहले तो डीबी, इसको ऐसे ही रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन अपॉन में आर स्क्वायर मतलब पीबी, चलो अभी आर स्क्वायर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन थीटा भी हट गया, तो ये डीबी बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अच्छा बीसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी बी डी फाइव अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पी बी का होल स्क्वायर। तो ये डीबी कितना आ गया, म्यू नॉट डी फाइव अपॉन पी बी, तो ये आ गया म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, पी बी की जगह ये नीचे ए आ गया कॉस फाइव डी फाइव। चलो देखो सारे वो सारे वेरिएबल हट गए, सिर्फ cos फाइव और डी फाइव आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। सर पीबी ए नोट तो करो नहीं है। क्या, पीबी बराबर डेरिवेशन को 2 या 3 बार करोगे खुद से तब ये समझ आएगा, ठीक है। 3 ट्रायंगल की हेल्प ली है मैंने, कितने ट्रायंगल की हेल्प ली है, 3 ट्रायंगल। कौन कौन से 3 ट्रायंगल है मैं कलर्ड कर देता हूँ। एक बार ये वाला ट्रायंगल था, एक बार ये वाला ट्रायंगल था, और एक बार ये वाला ट्रायंगल था। 3 ट्रायंगल सबको क्लियर दिख रहे हैं, यहाँ तक अच्छे से नोट करो। क्या, सर एपी और बीपी इक्वल कैसे हैं एपी और बीपी इक्वल कैसे हैं? ये इक्वल है क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है इसलिए ओके इक्वल है, सर। ठीक है। यस सर। सर ऊपर कर दो एक बार। ओके यस सर। हाँ बेटा, सर आर स्क्वायर पीबी स्क्वायर के इक्वल कैसे है? आर और पीबी एक ही है ना, पी बी आर है, ये पी बी आर के बराबर है ना बेटा। ओके सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो।
आ गया समझ? चलो नेक्स्ट। अब क्या होगा, मान लो ये P पॉइंट है, ठीक है। अब आपका जो डेरिवेशन आया, ये एंगल आपका डी फाई है, ये फाई है, ठीक है। भी आ गया, वो कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कॉस पाई डी फाई आ गया। अब मैंने कर दिया इसको इंटीग्रेट, मैंने कर दिया इसको क्या, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कैसे करूंगा देखना, ये तो बी हो गया। मैं जब इंटीग्रेट करने लगा तो इसको मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया, बड़े ध्यान से देखना। इस वाले को मैंने क्या मान लिया बेटा, फ्रेंड्स अगर इसको रेफरेंस लाइन माना है तो मेरे पास दो एंगल दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये दोनों। ये एंगल को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर है। ये एंगल रेफरेंस लाइन के नीचे है, इसको क्या कंसीडर करूंगा, नेगेटिव। क्या कंसीडर करूंगा बच्चों, इसको नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, ये हो गया म्यू नॉट फाई कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई, लिमिट -φ2 से +φ1। एम आई राइट? ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये हो गया साइन φ1 माइनस साइन -φ2। माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन φ1। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है भाई साहब, माइनस साइन थीटा। तो अगर इस माइनस को बाहर निकालता तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता, यस की नो? यस सर Yes, sir. माइनस। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी फाइनाइट वायर के कारण। ये क्या है, फाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लीजिए, बताएगा। राइट हैंड थंब रूल से आपको पता ही है, करंट ऊपर को जा रही है तो डायरेक्शन कहाँ को होगी, डाउनवर्ड। और मैग्नीट्यूड निकालना आपने सीख लिया है। अब एक बात बताऊं, इसका डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आता है, ना ही नीट के पेपर में डेरिवेशन पूछा जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, और अब इस फॉर्मूले के मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। इस फॉर्मूले को आराम से, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठाओ। सर बस डन सर। नोट करो, नोट करो।
टीवी स्पार्टा कहाँ है? आज तो कोई भी नहीं दिख रहा उसमें से। भाग गई क्या? कहाँ भागे हो? पता तो कर। चलो भाई साहब, यहाँ तक आ गया, सबने नोट कर लिया? हाँ जी कर लिया। वेरी गुड। अब इसको यूज करना देखते हैं, ठीक है? जैसे मैं आप लोगों को एक सवाल मैं 3-4 सवाल दूंगा, आप उनको करना शुरू करना, ठीक है? मैंने आपको जैसे पहला सवाल दिया, ठीक है? ये एक फाइनाइट वायर है, ठीक है? ये पॉइंट पी है, अच्छा सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे? सबसे पहला काम क्या है? पी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना। देखो स्टेप फर्स्ट लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला काम है पी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना। करा? पी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। स्टेप Yes, 2 sir. क्या है? स्टेप से एंगल डिफाइन करना। अगर मैं यहाँ पे एंगल डिफाइन करूं तो दोनों जो एंगल हैं फाई 1 और फाई 2, दोनों एंगल नॉर्मल के क्या हैं? दोनों एंगल हैं अलग तरफ। अलग अलग तरफ हैं। फिर उसके बाद क्या है? एंगल्स डिफाइन करना। एंगल्स कैसे डिफाइन करते हैं हम सर? वायर के दोनों एंड्स को, जो वायर्स के दोनों एंड है उसको क्या करेंगे? नॉर्मल से ये पी पॉइंट से अटैच करेंगे और फिर एंगल को देख लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला आता है बी, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए परपेंडिकुलर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। क्या बात समझ में आई सबके? आरजू क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। वेरी गुड। ये है बेस इसका। अब हमें फाई 1 पता होता है भाई, एंगल दिया होगा यहाँ पे, फाई 1 दिया है 30 डिग्री और भाई साहब फाई 2 आपका दिया है 45 डिग्री। तो आप इसका आंसर सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे क्या लिखेगी बेटा? साइन 30 प्लस साइन 45। इज इट ओके? यस सर। नोट कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा इसका प्रोसीजर है, ठीक है? केस 1, केस 2, ले लेता, क्या ले लेता बच्चों? इनफाइनाइट वायर। अब ये आता है बहुत ज्यादा। अगर इनफाइनाइट वायर ले लेता तो सबसे पहले क्या करता? पी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करता। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना? नॉर्मल ड्रॉ करने यस के बाद सर। मेरा क्या काम है? दोनों एंगल्स एंड, डिफाइन करना। दोनों एंड को पी से मिलाना। अगर ये इनफाइनाइट होता तो ये एंगल कितना होता? 90 डिग्री। 90। ये भी 90 डिग्री होता और ये भी कितना होता? 90 90 डिग्री। डिग्री। अच्छा दोनों नॉर्मल के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? अलग अलग तरफ है। अलग 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 तरफ तरफ। है। तो ये हो जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनफाइनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो वो ये है आपका डेरिवेशन आ गया।
ये हमारा इनफाइनाइट वायर हो गया। सर हम्म वैसे ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया है ये ऐसे होगा तो नहीं, लाइक नहीं 99 के आगे तो ट्रायंगल तो एग्जिस्ट नहीं कर। अब वो तो मैंने दिखाने के लिए बताया आपको ना। यस सर। सेमी फाइनाइट वायर होता, क्या होता बच्चों? सेमी फाइनाइट वायर या सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं, सॉरी। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता? अब की बार उदय ने क्या करा, उदय ने मुझसे कहा सर ये मेरा वायर इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये है पी पॉइंट, यहाँ पे निकालो। सबसे पहले काम उदय ने क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब भाई ये एंगल फाइव 5 तो आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। और ऊपर अगर 5 को देखेगा तो वो कितना आ गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये आ गया मैग्नेटिक। आगे बात समझ? यस सर। ओके। केस 4 कर लिया नोट? सर और कितना रहता है? मान लो आपका पी पॉइंट यहाँ पे है और वायर ऐसे करके है, करंट ऐसे करके जा रही है। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है तो नहीं, करंट ऊपर को है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा यहाँ पे? अब सबसे मैंने इसको एक्सटेंड करा और सबसे पहले क्या करा यहाँ पे उदय ने? परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये क्या ड्रॉ कर दिया भाई साहब उदय ने? परपेंडिकुलर। उसके बाद उदय ने क्या करा? दोनों पॉइंट्स को पी से अटैच कर दिया। अगर उदय दोनों पॉइंट को पी से अटैच कर देता है, अब उदय को यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक चीज दिखाई दी। सर ये क्या? यहाँ पे तो दोनों के दोनों एंगल जो है नॉर्मल के एक ही तरफ है, जो भी मेजर करेंगे यहाँ पे दोनों एंगल क्या है नॉर्मल के? तो जब तुम यहाँ पे, अगर तुम्हें यहाँ पे याद आ रहा होगा, जब मैं लिमिट्स लगाता तो आई अपॉन ए, जब मैं लिमिट्स लगाता तो यहाँ पे सर साइन 5 1 तो ऐसे ही रहता,
फिर क्या करता था मैं, माइनस साइन -φ2 की जगह यहाँ पे +φ2 ही रहता ना, क्योंकि एंगल ऊपर ही है। तो पता है इसका जो आंसर आता वो आता 4μ0/4 sin φ1 माइनस ऑफ साइन φ2। ये डिफरेंस समझ में आया दोनों सबको? यस सर, एंगल यानी कि जब Yes, sir. एंगल नॉर्मल के अलग अलग तरफ हो तब तो आपको ऐड करने हैं, और जब एंगल नॉर्मल के एक ही तरफ हो तो आपको उनको माइनस करना। और हमेशा याद रखना, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर देना। बड़े एंगल में से छोटा एंगल क्या कर दोगे? माइनस। अगर सर φ1 φ2 दोनों नीचे होते फिर? अगर φ1 φ2 दोनों नीचे होते, जैसे कि खुशी डाबर ने पूछा केस 5, अब अकॉर्डिंग टू खुशी डाबर सर पी पॉइंट यहाँ पे होता, तो सबसे पहला काम क्या करती खुशी डाबर? नॉर्मल ड्रॉ करती। नॉर्मल ड्रॉ करते। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये डिस्टेंस आ गई ए। उसके बाद क्या करती खुशी डाबर? इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से अटैच कर देती, ये फिर खुशी डाबर बनाती, ये हो जाता φ1, ये हो जाता φ2। अब खुशी डाबर जब आप फॉर्मूले में रखते तो ध्यान से देखो, μ0/4 I/a। अब जो φ1 एंगल है वो क्या है आपका भाई साहब? नेगेटिव है, और φ2 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता μ0/4 I/a साइन φ2 माइनस ऑफ साइन φ1। यानी कि बड़े एंगल में से छोटा एंगल घटा दो। अब देखो इससे तो आपका मैग्नीट्यूड आएगा, और डायरेक्शन कहाँ से आएगी? डायरेक्शन के लिए सर हम राइट हैंड
ये पूरा डेरिवेशन यस सर। क्या घूम फिर के वहीं पहुंचा दिया इसने। एक काम करना ना, दूसरे बैच में जब क्लास लूंगा तो वहां पे समझ लेना यार। सर कब लोगे वही तो पूछ रहे हैं फिर। मैं बता दूंगा, क्लास शाम को बता दूंगा। मेरे को बेटा पैकिंग के लिए सामान तो खरीदने दो यार, कल मेरे को निकलना है, सामान तो खरीदने दो एटलीस्ट बेटा। अगर शाम को क्लास ओके दूंगा तो सर। ठीक है, नहीं तो परसों पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके सर। कल को तो नहीं पढ़ाओगे ना। कल मुश्किल है, मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके सर। सर चलो ठीक है बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर।